नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों के परिणाम स्वरूप तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कमी आई है। उन्होंने तपेदिक मुक्त राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर है और वो दुनिया के साथ विकास करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में 10 नागरिक घायल। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 85 लाख टन से अधिक धान खरीदा, जिससे पंजाब के 4 लाख किसानों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक होकर अति गंभीर श्रेणी में पहुंचा। और बैडमिंटन में हाइलो ओपन के फाइनल में आज रात जर्मनी में मालविका बंसोड का मुकाबला डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों के परिणाम स्वरूप तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कमी आई है। श्री मोदी ने देश की प्रगति की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। ये दर विश्व स्तर पर 8.3% की कमी की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए कहा कि टीबी की रोकथाम और नियंत्रण भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विस्तार कर उसे सुदृढ़ किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिससे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में बदलाव अपने आप नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के प्रयासों, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा से हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर है और दुनिया के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। Foreign policy is not only a business of interacting with other countries. India will grow, India is growing, but India wants to grow with the world. When we look at the world, we see opportunities. We are optimistic. There may be problems, but overall, we think the world has goodwill, world has a desire to work with India. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, वैश्विक गतिशीलता और भारतीय प्रवासियों के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के कई अवसर उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री आज से ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे कल ब्रिस्बेन में 4थे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर आकाशवाणी श्रीनगर के कार्यालय के बाहर रविवार बाजार में ग्रेनेड हमले में 10 नागरिक घायल हो गए। संदिग्ध आतंकवादियों ने टीआरसी क्रॉसिंग पर सुरक्षा बलों के वाहन पर ग्रेनेड फेंका, जो अपने लक्ष्य से चूक गया और सड़क पर ही विस्फोट हो गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस ग्रेनेड हमले के बारे में पुलिस महानिदेशक और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। श्री सिन्हा ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना
कामना की और जिला प्रशासन को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। श्री अब्दुल्ला ने हाल ही में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की भी आलोचना की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इटलू के साथ एसएमएचएस अस्पताल जाकर ग्रेनेड हमले में घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सरकार ने कहा है कि मंडियों में 90 लाख टन से अधिक धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 85 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब में राज्य एजेंसी और भारतीय खाद्य निगम ने की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज बताया कि ग्रेड ए धान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में अब तक कुल 19,800 करोड़ रुपए का धान खरीदा है और इससे 4 लाख किसानों को लाभ हुआ है। धान खरीद का वर्तमान सत्र 30 नवंबर तक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ये सभी किसानों को समय पर प्राप्त होगी। उन्होंने आज चंडीगढ़ में कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीएपी उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 24,000 टन डीएपी खाद उपलब्ध है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड के सभी भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। श्री शाह ने झारखंड में सिमरिया में एक चुनावी रैली में कहा कि भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। श्री शाह ने कहा कि अब झारखंड से दलित, आदिवासी, गरीब और युवा विरोधी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, जो तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है। हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के लिए केवल 1 दिन बचा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने राज्य में नामांकन भरने वाले अपनी पार्टी के सदस्यों से अपने आवेदन वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों से मतभेदों को दूर रखकर एक साथ काम करने और चुनाव में गठबंधन की जीत के लिए प्रचार करने का आग्रह किया। महायुति के करीब 36 और महाविकास अघाड़ी के करीब 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार 9 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग, जिनमें 5 करोड़ से अधिक पुरुष और 4.5 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इस चुनाव में लगभग 1 करोड़ 78 लाख वरिष्ठ नागरिक भी मतदान करेंगे। प्रार्थना के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आज हम झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। बरहेट में इस महीने की 20 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होगा। बरहेट विधानसभा क्षेत्र की ओर देश भर के लोगों की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री सोरेन इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में 5 निर्दलीय समेत 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के गमलियल हेम्ब्रम के बीच है। एनसीपी के दिनेश सोरेन भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, अवैध खनन और पलायन यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। विपक्षी दल बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और आज शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 पर पहुंच गया। इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर अति गंभीर स्तर पर पहुंच गया है।
इस बीच केंद्र सरकार ने बताया है कि 15 से 31 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी न होने के कारण कुल 54,000 वाहनों का चालान किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने आज बताया कि क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए GRAP ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत अनेक उपाय किए गए हैं। एक रिपोर्ट। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पिछले महीने की 15 तारीख को वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रैप निगरानी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। वहीं नियंत्रण कक्ष और राज्यों के संबंधित नोडल अधिकारियों के बीच जानकारी आदान प्रदान करने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। दिल्ली एनसीआर में कूड़ा डालने वाले अवैध स्थानों का निरीक्षण किया गया है और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा मौजूदा स्थिति के दौरान प्रयासों को और तेज किया जाएगा। पल्लवी परमार के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा के किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को पराली न जलाने की सलाह दी है ताकि मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पराली प्रबंधन में किसानों की मदद भी कर रही है। राज्य के सभी अधिकारी किसानों द्वारा लगाई गई आग को बुझाने के लिए स्वयं खेतों में पहुंच रहे हैं। एक शुगर मिल के प्रबंध निदेशक हितेंद्र कुमार ने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसानों को अंदर भी ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आपको पराली जलाने से परहेज करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार इसके लिए प्यूनिटिव एक्शन भी ले रही है और लगातार जो है हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि इससे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और सभी के लिए जो है इवन खासकर बच्चे और बूढ़ों के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार केरल के अंगमाली से एरुमेली तक वास्तविक रूपरेखा के अनुरूप सबरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बात आज त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही परियोजना के संबंध में केरल सरकार को एक प्रारूप भेजेगी और प्रारूप पर कार्रवाई करने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे आज से त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें दरभंगा, बरौनी, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ के लिए विशेष ट्रेन शामिल हैं। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की मालविका बंसोड का मुकाबला डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ब्लिचफेल्ड ने पहला गेम 21-10 से जीत लिया था। न्यूजीलैंड ने तीसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 25 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। मुंबई में मैच के तीसरे दिन आज 147 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम सिर्फ 121 रन पर ही सिमट गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे साइबर अपराधों से निपटने पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की निदेशक रूपा एम और संयुक्त पुलिस आयुक्त स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस रजनीश गुप्ता उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से साइबर अपराधों से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों के परिणाम स्वरूप तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कमी आई है। उन्होंने तपेदिक मुक्त राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर है और वो दुनिया के साथ विकास करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में 10 नागरिक घायल। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 85 लाख टन से अधिक धान खरीदा, जिसमें पंजाब के 4 लाख किसानों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक होकर अति गंभीर श्रेणी में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।